नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को रवाना किया। कहा, ये देश के किसानों को सशक्त बनाने की ओर बड़ा कदम है। सरकार किसानों के साथ अगले दौर की वार्ता बुधवार को करेगी। देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा दिल्ली में शुरू। देश में कोविड टीकाकरण अभ्यास का पहला चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में शुरू। यूरोपीय संघ देशों के राजदूतों ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद दोनों के बीच हुए व्यापार समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाने वाली 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस किसान रेल से दोनों राज्यों के किसानों को फायदा होगा। 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई। यानी एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के साथियों को अब पश्चिम बंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलभ सुविधा मिल गई है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही है, एक कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल सेवा किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रयास है। इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। मैं सबसे पहले देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश के हर क्षेत्र की खेती को, किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सेवा देश में शीत भंडारण आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। नए कृषि सुधारों के बाद, किसान रेल की सुविधा के बाद एक और विकल्प मिला है। अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग ज्यादा है, जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है। वो फलों और सब्जियों के ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी का भी लाभ ले सकता है। किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है। यानी इसमें फल हो, सब्जी हो, दूध हो, मछली हो, जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश का किसान कितनी तेजी के साथ नए अवसरों का लाभ उठाने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल और कृषि उड़ान सेवा किसानों को अन्य राज्यों में अपनी उपज बेचने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि में नई प्रौद्योगिकी तेजी से शामिल हो रही है। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए भंडारण और प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को सरकार प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क, शीत भंडारण सुविधाएं और कृषि प्रसंस्करण केंद्र बनाने के लिए 6,500 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान पैकेज के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल जैसी सुविधा ने पश्चिम बंगाल के छोटे किसानों की बड़ी मदद की है। ये केवल किसानों के लिए ही नहीं बल्कि छोटे कारोबारियों के लिए भी है। उन्होंने कहा कि जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के भंडारण की सुविधा किसानों को रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां घरों तक पहुंच सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी प्रयासों की सफलता ग्रामीण लोगों, किसानों और युवाओं की मदद से ही संभव है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों, स्व सहायता समूहों और सहकारी संगठनों तथा कृषि आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल में किए गए सुधार कृषि व्यवसाय के विस्तार में मदद करेंगे, जिनसे कृषि समूहों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेल प्रधानमंत्री के वन इंडिया वन मार्केट के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो गांव भी आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे पूरा देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। कोविड लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने अभूतपूर्व प्रयासों से खाद्यान्न और फर्टिलाइजर को देश के कोने कोने में पहुंचाया। इससे किसानों को भी बड़ी राहत मिली और सामान्य लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में लगातार उपलब्ध रहीं। 25 मार्च 2020 से लेकर अभी तक रेलवे ने लगभग 510 लाख टन अनाज की ढुलाई की है, जो पिछले वर्ष से 80% अधिक। किसान का विकास ही देश का विकास है। किसान की समृद्धि ही देश की समृद्धि है। श्री गोयल ने कहा कि अब तक 99 किसान रेलगाड़ी 14 राज्यों में जा चुकी हैं। निकट भविष्य में रेल मंत्रालय की समूचे देश में किसान रेल सेवा शुरू करने की योजना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में किसानों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान रेल से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम के अंतर्गत इस परिवहन में 50% की सब्सिडी सब्जी और फल के किसानों को परिवहन की दृष्टि से दी जा रही है। इसका बहुत ही सफल परिणाम पूरे देश में मिल रहा है और किसान को अपने उत्पादन का ठीक मूल्य प्राप्त हो पा रहा है। कम समय में अधिक दूरी तय करके ताजी सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयत्न सफलीभूत हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसान रेल से किसानों को अन्य राज्यों में भी अपनी उपज बेचने में मदद मिल रही है। यह 100वीं किसान रेल अपने साथ फूलगोभी, बंदगोभी, शिमला मिर्च, सहजन, मिर्च, प्याज जैसी सब्जियों के साथ अंगूर, संतरे, अनार, केला, सीताफल और सेब जैसे फल लेकर पहुंच रहा है। यह रेलगाड़ी अपने मार्ग में जहां जहां पर भी रुकेगी, वहां इससे माल उतारने या इस पर माल लादने की अनुमति होगी। माल की मात्रा की सीमा का भी कोई बंधन नहीं होगा। भारत सरकार ने फल और सब्जियों के ढुलाई भाड़े में 50% की सब्सिडी दी है। पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच इस साल 7 अगस्त को चली थी, जिसे आगे मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। किसानों की तरफ से मिले अच्छी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप इसके साप्ताहिक फेरों को बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया है। किसान रेल कृषि उत्पादों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई है। यह जल्द खराब होने वाली कृषि उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध करा रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माल ढुलाई के विशेष गलियारे ईडीएफसी के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड उत्तर प्रदेश में है। इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को बुधवार को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, ताकि इस मुद्दे पर जारी गतिरोध खत्म किया जा सके। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए यह 6ठे दौर की बातचीत होगी। सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए बुलाया है। कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य और वायु गुणवत्ता तथा बिजली संबंधी कानूनों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती की बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है। श्री मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। ये लाइन जनकपुरी पश्चिम को बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के जरिए चुनौती को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया।
परिणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो सहित परिवहन के आधुनिक साधनों का विस्तार शहरी लोगों की जरूरतों के अनुसार किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्थानीय मांग, स्थानीय उत्पादों को उच्च स्तर का बनाने को प्रोत्साहन देने, मेक इन इंडिया के विस्तार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया है। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर, हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर, हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर, हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। मेट्रो सेवाओं के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया के महत्व पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे लागत घटती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश के लोगों को ज्यादा रोजगार मिलते हैं। मेट्रो नेटवर्क के कारण सड़क से हजारों वाहन कम हुए हैं जो प्रदूषण का और जाम का कारण बनते थे। साथियों, मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गई है। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आज समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चालक रहित मेट्रो सेवा के परिचालन के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां ये सुविधा उपलब्ध है। अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा है। हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम के भी प्रयोग कर रहे हैं जिनमें ब्रेक लगाने पर 50% ऊर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है। आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़कर 600 मेगावाट तक ले जाने का इरादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका उपयोग करते हुए प्लेटफॉर्म और स्क्रीनिंग दरवाजे, इन आधुनिक तकनीकों पर भी काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न शहरों में मेट्रो नियो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो लाइट सहित विभिन्न प्रकार की मेट्रो ट्रेन चलाने की दिशा में कार्य कर रही है। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। मेट्रो लाइट उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है, वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। जिन शहरों में सवारियां और भी कम हैं, वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। वाटर मेट्रो आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडी है, वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। इससे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही उनके पास मौजूद द्वीपों के लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब देश के 18 शहरों में मेट्रो चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए
उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण है और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में बड़ी पहल है जो सार्वजनिक परिवहन के लिए समेकित पहुंच उपलब्ध कराएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को रवाना किया। कहा, ये देश के किसानों को सशक्त बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। सरकार किसानों के साथ अगले दौर की वार्ता बुधवार को करेगी। देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा दिल्ली में शुरू। देश में कोविड टीकाकरण अभ्यास का पहला चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में शुरू। यूरोपीय संघ देशों के राजदूतों ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद दोनों के बीच हुए व्यापार समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है। पहले चरण में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास आज से शुरू हो गया। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी। ये ड्राई रन जो है, जो 2 दिन में 4 स्टेट्स में जो कि उनकी टिपिकल टोपोग्राफी के अनुसार सिलेक्ट किए गए हैं और उसमें हर एक स्टेट के 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स में और उन 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स के भी हर क्षेत्र में जहाँ पे की वैक्सीन की उपलब्धि कराई जाएगी तो वो सारी प्रक्रिया की जाएंगी जो वैक्सीनेशन के लिए होंगी, एक्सेप्ट कि वैक्सीन नहीं लगेगी। बाकी वैक्सीन का कहाँ से आएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन की जाएगी, वो जिस भी साइट पे जा रही है, चाहे वो अर्बन साइट हो, रूरल साइट हो या कोई भी पेरिफेरल सेंटर जो बनाया गया हो, वहाँ कैसे पहुंचेगी, वहाँ का क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, वैक्सीन कैसे लगेगी, कितने लोगों को लगेगी। जैसे लगभग 100 लोगों को लगाई जाएगी, आधा घंटे उनको उसके बाद विश्राम करने के लिए बोला जाएगा, उसका रिएक्शन तो नहीं होगा और उन सबको बाद में आईटी के द्वारा, ऐप के द्वारा अपलोड भी किया जाएगा, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। इन सब चीजों की प्रक्रिया को देखने के लिए ताकि वैक्सीन जो है वो हर व्यक्ति को सुचारू रूप से मिल सके, उसकी एफिकेसी मेंटेन रहे, साइड इफेक्ट्स ना हो, उनका उसी वक्त इंतजाम हो, उसी वक्त का रिएक्शन का इलाज हो सके। तो इन सब बंदोबस्त को पूरा तरीके से एक तरह से चेक करने के लिए ये एक ड्राई रन प्लान किया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 21,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 97,82,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय लगभग 2,77,000 लोगों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से अधिक नए मरीज सामने आने से देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 279 लोग मौत का शिकार हुए हैं। देश भर में 1,47,600 से अधिक रोगियों ने महामारी से अपनी जान गंवाई है। इस समय मृत्यु दर 1.45% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक देश भर में लगभग 16 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,15,000 से अधिक जांच की गई है। भारत ने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर के अभियान के अंतर्गत अपने सभी समुद्र तटों पर आज 8 नीले झंडे फहराए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत एक ही प्रयास में 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। श्री जावड़ेकर ने इसे देश के लिए
गौरवशाली क्षण बताया। With the public participation, we are going to not only clean but maintain with international standards at least 100 beaches. In the first installment, we did it 8 beaches, and I am very happy that all the 8 beaches got the blue flag recognition. इसमें क्या क्या होती है? बीच के संबंध में सभी जानकारी होती है। बीच का कैसे अच्छा उपयोग करें इसके बारे में प्रशिक्षण होता है। बीच का पूरा मैप होता है, वहाँ कैसे बिहेव करें इसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। वाटर क्वालिटी ठीक रहे इसके लिए प्रबंधन होता है। कोई औद्योगिक या रेसिडेंशियल वेस्ट वहाँ न गिरे, न कोई गिराए, ये देखना भी जरूरी होता है। फिर बीच की मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें स्थानीय लोग होते हैं जो उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। ये साफ सुथरा होता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत को ये प्रमाणीकरण प्रदान किया जाना संरक्षण और सतत विकास के लिए उसके प्रयासों को मिली वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुण जेटली की 68वीं जयंती पर उनका स्मरण किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली एक खुशमिजाज, प्रतिभाशाली और जाने माने कानूनविद थे। श्री मोदी ने कहा कि उनके सभी साथी उनकी कमी महसूस करते हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में स्वर्गीय जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया। इस स्टेडियम को पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। श्री शाह ने कहा कि अरुण जेटली विशिष्ट सांसद थे और उन्होंने अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया। श्री शाह ने कहा कि क्रिकेट को बढ़ावा देने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं अरुण जी से चिंता से कई बार बात करता था, मगर हर सवाल का सटीक जवाब उनके मन में होता था और कंफ्यूजन के बगैर उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आईपीएल का एक मजबूत खाका बनाया, इसको लीगल आधार भी प्रदान किया और जो शुरुआत में थोड़े बहुत प्रश्न हुए उसमें भी उनकी ही नेतृत्व में बनी हुई कमेटी ने इसको निराकरण किया और आईपीएल पटरी पर चढ़ चुकी है और देश भर के हजारों युवा क्रिकेटरों को क्रिकेट को कैरियर के नाते अपनाने में आज जरा भी झिझक नहीं। हमारे देश में हजारों युवा क्रिकेटर इस रास्ते पर चढ़ पड़े हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। एक अन्य कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अरुण जेटली पार्क में श्री जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों ने आज धान की खरीद और किसानों तथा विकास संबंधी मुद्दों की वस्तु स्थिति समझने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार वरिष्ठ अधिकारियों ने जिलों में जारी विभिन्न विकास कार्यों का व्यापक जायजा लिया, जिसकी वे कल मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जिलों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अफसर के तौर पर भेजा था, जिनमें अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। इन अधिकारियों ने इस बात की समीक्षा की कि जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने विभिन्न किसान संगठनों से अपने स्तर पर संवाद स्थापित किया या नहीं। जिन वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अफसर के रूप में जिलों में भेजा गया, उन्होंने धान खरीद केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की और इससे जुड़े विभिन्न दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इन अधिकारियों ने गन्ना खरीद का निरीक्षण करते हुए वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया और निराश्रित गौ आश्रय स्थलों का भी इंतजाम देखा। इसके साथ ही इन अधिकारियों ने जिलों में सिंचाई की स्थिति, बिजली की उपलब्धता और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये अभियान चलाया है। जरी जरदोजी हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राग भोपाली के नाम से भोपाल में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी 30 दिसंबर तक चलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज जम्मू से सरपंचों के तीसरे बैच को उत्तराखंड में 5 दिन के प्रशिक्षण के लिए रवाना किया। इस यात्रा का उद्देश्य प्रतिभागियों को अनुभवी सरपंचों के साथ विचार विमर्श का अवसर प्रदान करना और उत्तराखंड में प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जानकारी देना है। पंचायती राज सचिव शीतल नंदा ने सरपंचों से कहा कि वे क्षेत्र में जाकर बेहतर प्रशिक्षण हासिल करें ताकि जम्मू कश्मीर में विभिन्न पंचायतों को उनके अनुभव से फायदा पहुंच सके। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों के बारे में ईयर एंडर श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। एनडीए सरकार के एजेंडे में श्रम कल्याण को काफी महत्व दिया गया है। कामगारों, विभिन्न उद्योगों और अन्य संबंधित पक्षों की जरूरतों के साथ तालमेल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 श्रम संहिताएं तैयार की हैं।
प्रधानमंत्री ने इन सुधारों को श्रमिकों के हित में बताया था और कहा था कि इन सुधारों से मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी होगा। श्रमिकों के स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुविधा और श्रमिकों के वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है। नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वेतन मिले और वो भी समय पर मिले, इसको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम सुधारों के प्रमुख बिंदुओं पर प्रस्तुत है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। सरकार ने मजदूरों से जुड़े 29 कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया है। इन बदलावों के माध्यम से 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन का कानूनी अधिकार दिया गया है। कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और मजदूरों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ आयु सीमा पार कर चुके श्रमिकों के वार्षिक स्वास्थ्य जाँच का प्रावधान किया गया है। वर्ष में 240 दिन काम करने के बाद ही छुट्टी पाने की सीमा को घटाकर 180 दिन किया गया है। इसके अलावा कार्यस्थल पर चोट लगने या मृत्यु होने पर नियोक्ता के ऊपर लगाए गए जुर्माने का कम से कम 50% पीड़ित श्रमिक को देने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से उन्हें अब किसी भी प्रकार की संस्था में इच्छानुसार रात में काम करने की आजादी होगी। 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की बात कही गई है, जिसके तहत बीमा, पेंशन और मातृत्व अवकाश आदि की व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक इकाइयों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सरल और प्रभावी औद्योगिक संबंध संहिता बनाई गई है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 380 अंक की बढ़त लेकर 47,354 के नए उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 124 अंक बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 13,873 पर बंद हुआ। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के राजदूतों ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच हुए व्यापार समझौते का आज सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया। ब्रिटेन की संसद द्वारा बुधवार को इसे पारित कर देने के बाद 1 जनवरी से यह कानून का रूप ले लेगा। हालांकि यूरोपीय संघ के नियमों के अनुसार जनवरी से पहले भी ये अस्थायी रूप से लागू किया जा सकता है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। आज तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 133 रन बनाए। पैट कमिंस 15 और कैमरन ग्रीन 17 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में अब तक कुल 2 रन की बढ़त बना ली है। रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट और बुमराह, अश्विन, सिराज और उमेश यादव ने 1-1 विकेट लिया है। भारतीय टीम ने पहली पारी में 326 रन और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 195 रन बनाए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की शीतलहर का प्रकोप शुरू हो जाएगा, जो शुक्रवार तक बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार सर्द और खुश्क हवाओं के चलते उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान डिवीजन के प्रमुख डॉक्टर R.K. जिनामणि ने लोगों को ठंड से बचने के लिए घर में रहने तथा पर्याप्त मात्रा में गर्म तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है। No, we wear sufficient multi-layer winter cloth and not to go outside if you don't have essential work. And we are advising also moisturize your skin regularly with oil and cream, and also eat some like vitamin C, fruits, vegetables. All are advised to take sufficient fluid because that will help in adequate immunity. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को रवाना किया। कहा, ये देश के किसानों को सशक्त बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। सरकार किसानों के साथ अगले दौर की वार्ता बुधवार को करेगी। देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा दिल्ली में शुरू। देश में कोविड टीकाकरण अभ्यास का पहला चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में शुरू। यूरोपीय संघ देशों के राजदूतों ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद दोनों के बीच हुए व्यापार समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।